अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स वीडियोस की ऑनलाइन एकेडमी में आपका वेलकम। मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी के चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने सेक्शन 8.4 कवर करना है, ग्राफिकल मेथड, और इसके अलावा इस सेक्शन में आने वाली एग्जाम्पल नंबर 5 भी कवर करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स सीखी थी, जिनकी मदद से हमने कुछ बेसिक मैकेनिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। इस लेक्चर के अंदर हमने उसी तरह की प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली टैकल करना सीखना है, और हम देखेंगे कि कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के मुकाबले में ग्राफिकल मेथड ज़्यादा ईजियर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि वेलोसिटी का ग्राफिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। आप सबको पता है कि रेक्टिलिनियर मोशन के केस में वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस फंक्शन के टाइम डेरिवेटिव के इक्वल है। अब चूँकि ये डेरिवेटिव के इक्वल है, तो इसलिए वेलोसिटी के ग्राफिकल मीनिंग को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग क्या है। सही हो गया। तो पहले हम ये चीज़ रिकॉल कर लेते हैं। सपोज़ करें हमारे पास एक फंक्शन है y = f(x), ठीक है। इसका ग्राफ सपोज़ करें ये है। सही हो गया। यहाँ पर क्या आएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा y। और सपोज़ करें कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या है। सपोज़ करें ये x है, तो इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या बन जाएगी, f(x), या तो सपोज़ करें ये x1 है, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू f(x1) बन जाएगी। हम क्या करना चाहते हैं, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, यानी कि हम f(x1) फाइंड आउट करना चाहते हैं, या दूसरे अल्फाज में dy/dx @ x = x1 ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका ग्राफिकल मीनिंग सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ के इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लॉट करना है। ये बन जाएगा आपका टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट जो है इस फंक्शन के ग्राफ के सिर्फ इसी पॉइंट में से पास होना चाहिए लोकली। इसके बाद हमने क्या करना है, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप बहुत सारे तरीक़ों से फाइंड आउट की जा सकती है, तो वो आपने सीखे हुए, 9th क्लास के अंदर भी सीखा हुआ है और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में भी सीखा है। मैं आपको रिकॉल करा लेता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनानी है, राइट ट्राइंगल, ये वाली। ठीक हो गया। इसके परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देना है किसके साथ, बेस के साथ, तो आपके पास इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। या दूसरे अल्फाज में अगर आपको ये पता है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये टेंजेंट लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा फॉर एग्जांपल, तो फिर यही टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और यही चीज़ आपके रिक्वायर्ड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी के ग्राफिकल मीनिंग को समझने के लिए। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन y = f(x) था, और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो v है, और हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव स्टडी कर रहे हैं। वहाँ पर डेरिवेटिव था dy/dx, तो हमने y को किधर प्लॉट किया था, वर्टिकल एक्सिस में, और x को किधर प्लॉट किया था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अब यहाँ पर भी वही काम किया जाएगा। यहाँ पर आपका डिस्टेंस फंक्शन आ जाएगा x(t), और यहाँ पर आपका आ जाएगा टाइम एक्सिस। ठीक हो गया। सपोज़ करें कि डिस्टेंस फंक्शन का ग्राफ ये है, और सपोज़ करें ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जिसकी t वैल्यू क्या है, t1। हम ये चेक करना चाहते हैं
कि जब पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, इसका ग्राफिकल मीनिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये इसकी होगी टेंजेंट लाइन, सही है। अब इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी वो ही आपके पार्टिकल की वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू t1 होगी। समझ आ गई? तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग था। तो फिर वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस टाइम फंक्शन के ग्राफ की टेंजेंट लाइन की स्लोप को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो होपफुली आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो फिर इस केस में आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी वजह से ये लाइन लीनियर बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अब इस केस में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो फिर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ और टेंजेंट एक ही चीज़ बने। इस पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो क्या बनेगा, डेफिनेटली यही वाली लाइन बन जाएगी। तो फिर इस केस में यानी कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसी डिस्टेंस टाइम फंक्शन की ग्राफ की स्लोप। अभी यहाँ पर टेंजेंट कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टेंजेंट जो है वही उसी ग्राफ की इक्वल है। सही हो गया? तो होपफुली आपको ये वाली पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आएंगे एक्सेलरेशन की तरफ, उसका ग्राफिकल मीनिंग सीखेंगे। लेकिन एक और पॉइंट जो मैं मिस कर गया वो ये कौन सा ग्राफ है, इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं और इसको हम स्पेस टाइम ग्राफ भी कहते हैं, स्पेस टाइम ग्राफ। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि ये आपका जो डिस्टेंस है ये x, ये स्पेस वेरिएबल है या स्पेस कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब इसी तरह से एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के टाइम डेरिवेटिव के इक्वल है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन वही रहेगी, अब सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, और आपका ये ग्राफ जो ये स्पेस टाइम ग्राफ नहीं रहेगा, अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा या वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टेंजेंट की जो स्लोप है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपने सिर्फ इस ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो फिर आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, सो होपफुली आपको ये वाली चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद हम चलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल। वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, अब हम आते हैं डिस्टेंस की तरफ। कि पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब एक चीज़ नोट करें, अभी हमने देखा वेलोसिटी क्या थी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये dx/dt थी। ये वाली क्वांटिटी x जो है वो हमें बताएगी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया था। x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है। ठीक है, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पार्टिकल ने इस t1 से लेकर t2 तक, t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2 तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक हो गया, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, t1 से लेकर t2 और यहाँ पर भी t1 से t2। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो ये x ऑफ अपर लिमिट t2 माइनस x ऑफ t1 इज इक्वल टू ये वाली साइड एज इट इज़ रहेगी, t1 t2
v ऑफ t dt। सही है। ये वाली क्वांटिटी क्या है? अगर आपको इंटेग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता है तो फिर आप ये वाली चीज़ भी समझ सकते हैं। सही है। मैं इसी को समझा रहा हूँ और इसी में आपको पता चल जाएगा कि किसी फंक्शन के इंटेग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये जो क्वांटिटी है ये आपको बताएगी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान कितना एरिया बाउंड हुआ फ्रॉम t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2। क्लियर हो गया? तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये वाली क्वांटिटी है वो क्या है? एरिया बाउंडेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2। और ये एरिया किन दो चीज़ों के दरमियान बाउंड हुआ है? इस ग्राफ और इस टाइम एक्सिस के दरमियान। ठीक है। और उसके अलावा इन दो पॉइंट्स यानी t इक्वल टू t1 और t इक्वल टू t2 के दरमियान भी बाउंड हुआ है, जो कि वर्टिकल लाइंस बन रही हैं। सही हो गया? तो फिर ये वाला जो एरिया बन रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपकी इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये चीज़ नोट करें, ये क्या है? xt2 माइनस xt1। ये यहाँ से लेकर यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है। इन दो टाइम्स के दौरान पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो ये वाली क्वांटिटी बता रही है। यानी t1 से लेकर t2 तक पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो ये वाला डिफरेंस हो गया। तो फिर इसका मतलब हुआ कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल between the times t1 and t2 is equal to the area bounded by velocity time curve and the time axis from t equal to t1 to t equal to t2 होगा। ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी। इसका ग्राफिकल मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें बता रहा है कि पार्टिकल ने t1 से लेकर t2 तक कितना डिस्टेंस कवर किया था। याद रहे कि यहाँ पर जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए। ठीक है। इसको स्पेस टाइम कर्व नहीं लेना वरना गलत हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये वाली बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 इंतहाई ज़्यादा इजी एग्जाम्पल था और एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे मौजूद हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर आपसे कहा जा रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। पार्टिकल रेस्ट से मूव करना शुरू करता है कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। व्हेन इट्स वेलोसिटी एक्वायर्स अ सर्टेन वैल्यू ऑफ v इट मूव्स यूनिफॉर्मली फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम। जब इसकी वेलोसिटी v हो जाती है तो फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू होती है। फिर यानी कि v के बाद इसकी वेलोसिटी मज़ीद चेंज नहीं होती फॉर सम टाइम एंड देन इट्स वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है एंड इट मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन 2a। और फिर ये कांस्टेंट रिटार्डेशन 2a से मूव करना शुरू हो जाता है। रिटार्डेशन क्या होती है? डिसेलरेशन। ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो फिर इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इसी को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। ये तो आपको पता है। टिल इट मूव्स टू द रेस्ट इट कम्स टू द रेस्ट। ठीक है। ये इसी डिसेलरेशन के साथ मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक ये रेस्ट पर नहीं आ जाता। इफ़ t इज़ द टोटल टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, एक तो शुरू में रेस्ट था और उसके बाद मोशन जब ख़त्म होगी तब रेस्ट आया। इन दो रेस्ट के दौरान जो टाइम अगर t है यानी टोटल टाइम ऑफ मोशन आपका t है तो फिर फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। तो आपने ये डिस्टेंस जो है वो टोटल फाइंड आउट करना है। इंतहाई ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। सिचुएशन को मैं ग्राफिकली यहाँ पर डिपिक्ट कर लेता हूँ। ये आपका टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। क्या कहा गया है कि पार्टिकल रेस्ट से अपनी पोजीशन स्टार्ट करता है। ये रेस्ट
रेस्ट के ऊपर, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया और उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा अपनी मोशन, ठीक है। और कुछ टाइम t1 के लिए सपोज़ करें टाइम t1 तक के लिए ये एक्सेलरेशन कितने के साथ मूव कर रहा है, a एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। ये तो गिवन है। हम ये सपोज़ करें कि a एक्सेलरेशन के साथ इसने टाइम t1 तक के लिए मूव किया, ठीक है। फिर टाइम t1 के बाद क्या कहा गया है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ तक इसकी कितनी वेलोसिटी थी, v। जब यहाँ पर पहुँचा तो वेलोसिटी कितनी होगी, v। और फिर इसके बाद ये इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो गया कुछ टाइम के लिए। सपोज़ करें ये t2 टाइम के लिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बेहतर है कि आप इस टाइम इंटरवल को यहाँ पर लगा लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना है, t1 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना है, t2 है। और फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि उसने रिटार्डेशन परफॉर्म करना शुरू कर दी और वो 2a रिटार्डेशन के साथ मूव करता है और रेस्ट पे आ जाता है। तो रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो वेलोसिटी कम होती होती ज़ीरो हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगा दोबारा से। और इस रिटार्डेशन का जो टाइम है सपोज़ करें ये t2 है, ठीक हो गया। ये आपके पास एक ट्रेपीजियम बन गया, आप इसको पूरा नाम दे दें, O, A, ये B, ये C, ये D और ये वाला पॉइंट E। आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो फिर आपने इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। जाहिर सी बात है यही सारा एरिया जो है वो आपको बताएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो ये वाला ये इसका तरीका है, ये मेथड है कि या आइडिया है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस ट्रापीजियम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये वाली ट्राइंगल, और फिर ये वाला रेक्टेंगल, और फिर ये वाली ट्राइंगल। फिर इन तीनों के एरियाज़ निकालें और तीनों के एरियाज़ को सम अप कर दें तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। तो इसका टोटल एरिया किस तरह से आएगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड विद बेस, यानी t1 बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक OD था, वो किसके इक्वल है, टाइम t1 के इक्वल है। और फिर ये वाली हाइट AD जो कि किसके इक्वल बन रही है, वेलोसिटी v के इक्वल बन रही है। t1 हमारे पास नहीं है तो हमें पहले t1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी तरह से t2 और t3 की भी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सपोज़ करें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन के दौरान जो टाइम कितना स्पेंड हुआ है, सपोज़ करें t1। एक्सेलरेशन का केस ये है, और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस ये है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस ये है, और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस ये है, और फिर रिटार्डेशन का केस ये है, ठीक हो गया। तो इसके दौरान टाइम t1 है, इसके दौरान टाइम t2 है, और इसके दौरान टाइम t3 है। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल टाइम t जो रेस्ट से लेकर रेस्ट तक का टाइम था वो किसके इक्वल हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t3। क्लियर हो गया। अच्छा, t1 t2 t3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन केसेस, इस एक्सेलरेशन के केस में आप देखें एक्सेलरेशन क्या बनेगी, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो फिर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ दिस लाइन। नोट करें कि अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए इसकी जो एक्सेलरेशन है वो स्ट्रेट लाइन बनी थी। तो फिर क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको अब टेंजेंट नहीं निकालना है, सिर्फ डायरेक्ट इसकी स्लोप निकाल रहे हैं। तो इसकी स्लोप क्या बनेगी, टोटल हाइट यानी परपेंडिकुलर डिवाइड विद बेस। अब परपेंडिकुलर कितना बन रहा है, v डिवाइड विद बेस t1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास t1 का वैल्यू आ गया, कितना आया, v डिवाइडेड विद a। इसी तरह से आपने t2 निकालना है, t2 यहाँ से आपके पास आएगा। तो t2 किस तरह से, नहीं t2 नहीं निकाल सकते आप क्योंकि ये ट्राइंगल नहीं बन रही यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए आपको t3 निकालना है। t3 आपके पास क्या हो जाएगा,
इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड विद बेस। तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन कितनी है 2a, रिटार्डेशन है ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस लाइन की स्लोप के इक्वल। और इसी से हमने टाइम निकालना है, तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन कितनी थी इस केस में 2a थी रिटार्डेशन, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। स्लोप किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर, यानी v डिवाइड विद बेस t3। तो यहाँ से आपके पास t3 आ जाएगी और वो कितनी होगी, v डिवाइडेड विद 2a। सही हो गया। t1 और t3 हमने निकाल दिया। अब हमारा प्रॉब्लम है t2 निकालने का। t2 यहाँ से निकालेंगे हम, किसके इक्वल आएगा, t2 इज इक्वल टू t माइनस t1 माइनस t3। सही हो गया। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दें। t की वैल्यू किसके इक्वल है, ये तो t के इक्वल है। t1 की वैल्यू किसके इक्वल है, v डिवाइड विद a, फिर माइनस t3 की वैल्यू v डिवाइड विद 2a। इनका एलसीएम वगैरह करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, t माइनस एलसीएम कितना हो गया 2a, तो ये कितना बन जाएगा 2v माइनस v 3v, तो 3v डिवाइडेड विद 2a। ये आपका t2 का आंसर है, t माइनस 3v डिवाइडेड विद 2a। अब हमारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है। अब हमने डायरेक्टली डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितनी बन रही है t1 मल्टीप्लाई हाइट कितनी बन रही है इस ट्राइंगल की v, ठीक हो गया। फिर प्लस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल क्या होती है इसका एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ कितनी बन रही है इसकी t2, विड्थ कितनी बन रही है इसकी v, और फिर फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE कितना बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई t3 मल्टीप्लाई v। अब इनकी वैल्यूज़ आप डाल दें। 1/2 v, t1 की वैल्यू कितनी है v डिवाइड बाई a, फिर प्लस v मल्टीप्लाई t2 की वैल्यू डाल दें, t माइनस 3 डिवाइड बाई 2a, t माइनस 3v डिवाइड बाई 2a, और फिर प्लस 1/2 v मल्टीप्लाई t3 किसके इक्वल है, v डिवाइड विद 2a के इक्वल है। इन सब से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, v डिवाइड विद 2 कॉमन ले लें। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा v डिवाइड बाई a, यहाँ से v डिवाइड बाई 2 कॉमन करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विद t माइनस 3v डिवाइड विद 2a, और फिर यहाँ से ये कॉमन हो गया v डिवाइड विद 2a आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, v डिवाइड विद 2, ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई t 2t, ठीक हो गया। फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 डिवाइड बाय माइनस 3v डिवाइड विद a, और फिर एक है v डिवाइड विद a, और फिर दूसरा है v डिवाइड विद 2a, ठीक है। अब सिर्फ इसका एलसीएम कर दें आप, तो ये क्वांटिटी आपके पास क्या आ जाएगी v डिवाइड बाई 2t, और एलसीएम कितना बन रहा है यहाँ पर 2a एलसीएम बन रहा है, तो ये क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, यहाँ पर आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे v,
और 2v और फिर -6v, ठीक है, ये भी प्लस है। तो ये कितना बन जाएगा, -3v डिवाइड विद 2a। तो फिर ये आपके पास टोटल आंसर क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाई 2 कॉमन 2t -3v डिवाइड विद 2a। तो ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस था। इसके साथ ही आपका सेक्शन भी कवर हो जाता है, लेक्चर भी कवर हो जाता है। होपफुली आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।